मित्रों नमस्कार। मैं अग्निशेखर आज पन्ना त्रिवेदी के नए हिंदी कविता संग्रह पंख में बारिश पर अपनी कुछ बातें टिप्पणियां आपसे साझा करना चाहूँगा। पन्ना त्रिवेदी को मैं अनुवादों के माध्यम से जानता रहा हूँ। उनकी कहानियां मैंने सुनी हैं जो उन्होंने स्वयं अनुदित भी की हैं, और उनकी कविताएं जो खामोश बातें इससे पूर्व का उनका संग्रह है कविताओं का, वो मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन ये जो नया संग्रह इन्होंने दिया है हिंदी में, पंख में बारिश, ये उससे अलहिदा, महत्वपूर्ण और बहुलार्थी है। यहां पन्ना को हम कई कई कोणों से कई कई नई खिड़कियां खोलते हुए सच्चाइयों को देखते हुए पाते हैं, और अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृश्य, अलग प्रश्न कविताएं करती हैं संदेह। उनकी कविताएं यथास्थिति से टकराती हैं, शंकित हैं, प्रतिरोध है, और यथास्थिति को तोड़ती हुई नजर आती हैं पन्ना त्रिवेदी इन कविताओं में। मैंने एक बहुलार्थी शब्द का प्रयोग किया, यानी एक ही बार में वो कई कई बातें कर जाती हैं, जिससे उनकी गहराई, उनकी मानसिक बुनावट, उनके सरोकार, उनकी प्रतिबद्धता, प्रतिभा, उससे एकदम उद्घाटित करती हैं खुद को पन्ना त्रिवेदी। और पन्ना त्रिवेदी की ये कविताएं, जैसे जिनका शीर्षक है पंख में बारिश, अब देखिए शीर्षक से ही एक पहले तो चौंकाती हैं। पंख में बारिश एकदम आकर्षित करता है आपका ध्यान। मैं इससे पहले कि कुछ मैं इसको विस्तार दूं, उनका एक अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि पन्ना को मैं एक कहानीकार के रूप में भी जानता हूं। वो अनुवादक हैं, वो संपादक रही हैं, कई किताबों का संपादन उन्होंने किया है, वो शिक्षाविद हैं। आयु में छोटी होने से भी वो बड़ी सोच की कवयित्री हैं, और हिंदी में सृजनात्मक उपस्थिति उसकी मुझे पूरा यकीन है कि दर्ज होगी, नोटिस ली जाएगी। पन्ना की समकालीन कविता में एक हस्तक्षेप करती हुई आवाज हमारे पास गुजराती से आई है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह पन्ना ने हिंदी की जो भौगोलिक विविधता है, उस विविधता में एक नई पहल, एक नया योगदान, एक नई प्रस्तुति लेकर आई है, जिससे ध्यानाकर्षित करती हैं कवयित्री। उनकी एक कविता है उंगली। मैं उसमें से कुछ पंक्तियां पहले दोहराना चाहूंगा, यहां पाठ करना चाहूंगा ताकि मैं आगे बात कर सकूं। कहती हैं, देखिए, 2 हाथों की 10 उंगली और 10 उंगलियों की दिशाएं भी 10। 2 हाथों की 10 उंगली और 10 उंगलियों की दिशाएं भी 10। हर उंगली की अपनी भाषा, हर उंगली के अपने अर्थ, व्यर्थ नहीं कोई भी अर्थ। अब कवयित्री कितने अर्थों को एक ही झटके में खोल देती है हमारे सामने। पाठक सोच पर मजबूर हो जाता है कि कवयित्री व्यंजनाओं में भी बात कर रही हैं और लक्षणा भी है। अभिधा तो पहला सोपान होता ही है कविता का। इस तरह मैंने देखा कि कवयित्री पन्ना त्रिवेदी हमारे समय के प्रति वे सभी प्रश्न करती हैं जो कि अनिवार्य है एक संवेदनशील, बौद्धिक,
विचार प्रवण और भाव प्रवण रचनाकार के लिए। मित्रों, कभी वोज़नेसेंस्की जो रूसी भाषा के बहुत ही वरिष्ठ कवि हुए हैं और मेरे प्रिय कवि रहे हैं, उन्हें कहा था कि कवि ही प्रश्न, प्रश्न ही कवि है, कवि ही प्रश्न है, प्रश्न ही सत्य है। तो जो कविता प्रश्न करती है वो कवि दरअसल यथास्थिति में हस्तक्षेप करता है, उसे बदलना चाहता है, उसमें एक विकलता होती है और इसलिए वो अपनी पूरी जो उसके पास ऊर्जा है, जो उसके पास एक दृष्टि है, और वो दृष्टि उसके विचारों से, संस्कारों से, दर्शन से, उसकी परिस्थिति से और उसके समाज को समझने वाली एक अंतर्निहित दृष्टि से बनती है। और इस मायने में भी पन्ना हमें बहुत आशान्वित करती है। मसलन पन्ना एक जगह कहती हैं, तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम्हें पता तो होगा उंगलियां या तो हाथ का आरंभ होती हैं या होती हैं अंत। अब देखिए, पन्ना दोनों बातें इसमें कह जाती हैं। एक शुरुआत भी देती हैं, इशारा भी करती हैं, चुनौती भी देती हैं, लड़ती भी हैं। ये तेवर है उसका। ये तेवर जो कवि का है, वो जिसे कहना चाहिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग तेवर के साथ हमारे सामने आती हैं। पन्ना त्रिवेदी की कविताओं की केंद्रीय संवेदना जो है, उसमें समय, समाज और सत्ता प्रतिष्ठान की नियत के विरुद्ध एक उत्कट विकलता है, बेचैनी है, एक छटपटाहट है, जो सृजनात्मक छटपटाहट होती है साहित्यकार में, जो कभी कवियत्री की मानसिक बुनावट जो उसकी है। यानी कवियत्री की जो कवि या कहना चाहिए रचनाकार की जो भाव सत्ता है, उसकी जो सच्चाई है, उसका जो यथार्थ है, उससे हमारा परिचय कराती है। कवियत्री की भाव सत्ता जो अंदर चल रही है, भाव लोक जो उसका है, विचार तो सामने आते ही आते हैं। उसकी सच्चाई से उनकी कविताएं हमको साक्षात्कार कराती हैं। इसलिए वो कविता आपको मजबूर करती है सोचने पे। मैंने कुछ लिखा है और इसलिए मैं लिखित में से कुछ आपके लिए सुना रहा हूं। कवियत्री की मानसिक बुनावट, उनकी सादगी के सौंदर्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें एस्थेटिक्स ऑफ सिंपलिसिटी है, सादगी का सौंदर्य है। उनकी चिंता और भाव प्रवणता से अवगत तो कराती ही हैं पन्ना की कविताएं। उनके काव्य शिल्प, उनकी काव्य भाषा को भी ये कविताएं तय करती हुई दिखती हैं हमको। उनकी कविताएं स्त्री प्रश्न के साथ भी उलझती हैं। प्रश्न, मैंने कहा कि प्रश्न करती हैं कविताएं, इसलिए जो विमर्श हैं हमारे समय के, उसमें एक स्त्री विमर्श है। यानी यहां कहना चाहिए कि स्त्री विमर्श की बात करती हुई भी पन्ना दिखती हैं। और पुरुष दंभ है, उसके प्रति चोट है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के बेकरार है कवियत्री, उसको लेकर के शोर है। किसानों की आत्महत्याएं जो हमने पिछले 1-1.5 दशक से लाखों की संख्या में देखी, और दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति चरमराती, अर्थव्यवस्था,
मानवीय संबंधों में आई दरारों, घरों के टूटने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निशाने पर होने की विडंबना को कवयित्री शोकाकुल मन से केंद्रीयता देती हैं। यानी केंद्रीय संवेदना में सारी चिंताएं, सारे प्रश्न आते हैं। इस तरह पन्ना मुद्दों को सघनता से उठाती हुई दिखती हैं, ऐसी अभिव्यक्ति कर जाती हैं कि कई बार उनका कहानीकार भी कविता में हस्तक्षेप करता हुआ दिखता है, जो लेकिन वह वो कथात्मक स्थापत्य गढ़ती हुई नजर आती हैं। कुल मिलाकर के कवि जब शिल्प गढ़ता है तो शिल्प उसका अपना होना ही होता है। पन्ना के बिंब, उपमाएं, चाक्षुष बिंब और जो चलायमान बिंब हैं उनके, और जो बिल्कुल हमारे आसपास के बिंब हैं, जैसे कोरोना काल में मजदूरों का घर लौटना, पैदल चलना, भूखमरी, मजदूरों के सवाल, और यहाँ तक कि कई बार पन्ना इन सब से बाहर जाकर के दिक्क और काल से बाहर नियति की बात करती है, मानवीय नियति की बात करती हुई दिखती है, जो उनकी गहरी दृष्टि का परिचायक है। और एक आस्थावान, अपने स्वप्नों में विश्वास और बदलाव की उनकी जो सोच है उसमें उसकी आस्था झलकती है। दृढ़ विश्वास है शब्द में, कविता में। इस कवयित्री को एक काव्यांश देखिए, जैसे स्त्री प्रश्न को लेकर वो कहती हैं, और जो आम मुहावरा है स्त्री प्रश्न उठाने का, हमारी कवयित्रियां जब स्त्री की बात करती हैं तो यहां एक अलग तेवर देखिए इस कवयित्री का। सुबह के वक्त कविता लिखती औरत, इस कविता का शीर्षक, उसमें से एक पद्यांश है। यानी उस स्त्री सोचती है, अब की बार भी लड़की हुई तो नाम रखूंगी कविता, चाहे वह कविता रहे अधूरी, मगर यह कविता मुझसे होगी पूरी। चाहे वह कविता रहे अधूरी, मगर यह कविता मुझसे होगी पूरी। किसी आवाज में ये ताकत नहीं जो रख पाए इसे अधूरी। बहुत सहज सीधे शब्दों में एक दृढ़ निश्चय, एक स्वप्न में आस्था को उद्घाटित करती हैं कवयित्री। और दूसरा एक पद्यांश देखिए, सूर्योदय हो चुका है, करने लगी है बातें किरणें मिट्टी से, खिलने लगे हैं धरती के फूल, खिल चुका है सत्य का कमल झूठ के तालाब में। अभी इसके स्वप्न और स्वप्न के प्रति आस्था, वो आस्था शब्द के प्रति है, और ये बहुत दुर्लभ है हमारे समय में, शब्द में आस्था बचना, कविता में आस्था बचना। कवयित्री कहती हैं कि उनकी रचना प्रक्रिया, इससे हमको समझना आसान हो जाता है। उनकी अंतश्चेतना में उनके मनोवेगों, मनोभावों, जुड़ावों, वेदनाओं और उनकी छोटी छोटी मानवीय इच्छाओं, अंतर्द्वंद्वों और उनके सपनों को समझना, एक तरह से हम देखना अनुभव करते हैं। कई कविताओं में उनकी कवि दृष्टि, जो मैंने कहा कि वो समय और काल से, दिक्क और काल को पार करती मानवीय नियति से मुठभेड़ करती हुई हैं। कई कविताएं ऐसी हैं।
कविताओं में उनके हिंदी के पाठक मुझे लगता है उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनकी उपस्थिति मैंने शुरू में भी कहा दर्ज होगी और बहुत आशाएं जगाती हैं कवयित्री पन्ना त्रिवेदी। और मुझे स्वयं को भी लगा और जिन्होंने भी पन्ना त्रिवेदी की कविताएं सुनी, चाहे उन्होंने पीडीएफ से मित्रों को भेजी, सबकी राय लगभग एक सी है कि पन्ना त्रिवेदी एक नई आशावादिता का नाम है। पन्ना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो और बेहतर लिखती रहे और एक दिन हिंदी की यशस्वी कवयित्री बन के उभरे। गुजराती साहित्य में उनका नाम है और समांतर रूप से उनका नाम हिंदी की मुख्य धारा में भी हो, ऐसी मुझे आशा है। पन्ना को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब देखने सुनने वालों को भी मेरा अग्निशेखर का आभार। नमस्कार।